हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति व लोक साहित्य को डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। ये थ्योरी वाला टॉपिक है। ये पूरा टॉपिक मैं एक ही लेक्चर में डिस्कस करूंगा धमाकेदार तरीके से। बाकी सारे लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये लास्ट लेक्चर है ना। एमपीपीएससी की यूनिट नंबर जो 10 है, जो जनजातियों से रिलेटेड, उसमें जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, वो सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखा हूं दोस्तों। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, वहां पे क्रमबद्ध तरीके से आप उसको जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन, है ना, क्विक रिवीजन के माध्यम से क्विक रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसके अलावा यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। आइए बात करेंगे लोक संस्कृति और लोक साहित्य की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोक साहित्य की। तो लोक साहित्य क्या होता है? तो जनमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है दोस्तों। ये क्या है? ये जनमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह मौखिक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। लोक साहित्य किसी समाज, वर्ग या समूह के सामाजिक जीवन का दर्पण होता है दोस्तों, आईना होता है। इसे आम जनता के रीति रिवाज, विधि विधान, क्रियाकलाप, विश्वास, प्रथाएं, परंपरा आदि सभी कुछ शामिल होते हैं। इसमें सभी कुछ शामिल होते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार की परंपरा होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा के रूप में पहुंचती है दोस्तों। एक परंपरा बनी चली आती रहती है, तो वो चलते ही जाती है आगे, उसे कहा गया है दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो, लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य घनिष्ठता से लोक जीवन से संबंधित होता है दोस्तों, बिल्कुल घनिष्ठता से लोक जीवन से संबंधित होता है ना। लोक मानव समाज का वह वर्ग है जो जात्य, संस्कार, शास्त्रीयता व पंडित की चेतना से शून्य है, जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। एक प्रवाह में जीवित रहता है दोस्तों। ऐसे लोक की अभिव्यक्ति को जो तत्व मिलते हैं, वो लोक साहित्य की समृद्धि का कारण बनते हैं दोस्तों। लोक साहित्य में समृद्धि का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार हैं, तो उनको देखते हैं कौन कौन थे। तो एक का नाम आता है संत सिंगा जी का। संत सिंगा जी, है ना, संत सिंगा जी। देखो आपको बता दूं दोस्तों, लोक साहित्य के कुछ उदाहरण जैसे लोक गाथाएं होती है ना, लोक कथाएं होती है, लोक गीत होते हैं। तो इन सबको हम आगे भी पढ़ेंगे। लोक गाथाएं, लोक कथाएं, लोक गीत के इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। कुछ लोक साहित्यकार हैं, उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। संत सिंगा जी की बात करते हैं दोस्तों। तो मालवा और निमाड़ के मशहूर संत सिंगा जी महाराज संत कबीर के समकालीन थे दोस्तों। संत कबीर के समकालीन थे, और ये जो थे, ये निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। कभी क्वेश्चन आ सकता है किस क्षेत्र के निवासी थे? निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। इनका सामान्य परिचय देखेंगे तो इनका काल जो है 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का है दोस्तों। संत सिंगा जी का जन्म बड़वानी जिले के खजूरी गांव में हुआ था। गांव का नाम याद रखना है, बड़वानी जिले के खजूरी गांव के ग्वाली परिवार में हुआ था दोस्तों। ग्वाली परिवार में हुआ था, है ना। प्रारंभ में वे भमागढ़ के राजा पत्रवाहक का कार्य करते थे, है ना। भमागढ़ के राजा के पत्रवाहक, है ना, भमागढ़ के राजा के पत्रवाहक के रूप में कार्य करते थे। उसके पश्चात स्वामी मनरंग गिर के प्रभाव में आकर संन्यास ग्रहण किया था उन्होंने। किसके प्रभाव में आके? स्वामी मनरंग गिर के प्रभाव में आकर उन्होंने संन्यास धारण किया। संत कबीर को, नहीं, संत सिंगा जी को कबीर दास के ही समकालीन माना जाता है, तथा निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। ये निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे, ये पता होना। इनकी समाधि कहाँ है पूछी जाता है दोस्तों। इनकी समाधि है पीपल्या गांव में, खंडवा में, है ना। पीपल्या गांव में, खंडवा में दोस्तों, है ना। जहाँ इनकी समाधि, वहाँ मेला भी लगता है दोस्तों, संत सिंगा जी का मेला। संत सिंगा जी का मेला इनकी समाधि स्थल पर लगता है, पीपल्या गांव, खंडवा में, याद रखना है। इनकी रचनाएं देखेंगे अपन तो संत सिंगा जी के साहित्य का वर्तमान में अनेक व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा संकलन किया गया है दोस्तों, है ना। तो संत सिंगा जी के साहित्य का वर्तमान के अनेक व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा संकलन किया गया है, जिसका विवरण यहाँ निम्न दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो परचूरी, सबसे पहले याद रखना है परचूरी। परचूरी के लेखक कौन है पूछा जा सकता है। परचूरी के लेखक है
शिष्य खेमदास द्वारा संकलन किया गया परचुरी का, है ना, परचुरी का। जो परचुरी किसने लिखा था? ये संत सिंगा जी ने लिखा था, लेकिन इसका संकलन शिष्य खेमदास के द्वारा किया गया है, शिष्य खेमदास के द्वारा। आ सकता है क्वेश्चन, परचुरी का संकलन किसने किया? शिष्य खेमदास द्वारा। उसके अलावा निमड़ी साहित्य का इतिहास नामक किताब किसने लिखा है, पूछा जा सकता है। तो ये लिखा है श्री राम परिहार ने। श्री राम परिहार ने निमड़ी साहित्यिक का इतिहास लिखे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। उसके अलावा सिंगाजी भजनावली जो है ये रामाशंकर गांग रांडे के द्वारा संकलन किया गया है, याद रखना है। सिंगाजी भजनावली का रामाशंकर गांग रांडे। नेक्स्ट है कहे जन सिंगा इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा इसका संकलन किया गया, इंपॉर्टेंट है। कहे जन सिंगा पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है संत सिंगा जी का अध्ययन। संत सिंगा जी एक अध्ययन नाम का लिखा गया है संकलन, इसमें ये राम नारायण उपाध्याय द्वारा किया गया है, राम नारायण उपाध्याय के द्वारा किया गया है। तो ये याद रखना है, परचुरी पूछा जा सकता है, निमड़ी साहित्य का इतिहास, कहे जन सिंगा इंपॉर्टेंट है, किसने किया संकलन, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। संत सिंगा जी की अन्य रचनाएं देखें तो एक है सात वार नाम की रचना इनकी है। 12 इंपॉर्टेंट है, 12 नाम की रचना किसकी? संत सिंगा जी की है। 15 तिथि नाम की रचना भी सिंगा जी की है दोस्तों। उसके अलावा दोष बोध नाम की रचना, दोष बोध। उसके अलावा शरद और नारद आदि रचनाएं संत सिंगा जी द्वारा की गई है। शरद और नारद आदि रचनाएं संत सिंगा जी द्वारा की गई है। साहित्यिक विशेषताएं देखेंगे इनकी, तो संत सिंगा जी पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने खेती गृहस्थी, है ना, संबंधित प्रतीकों को लेकर अपना आध्यात्मिक संदेश जन जन तक पहुंचाया था दोस्तों। किससे रिलेटेड? खेती गृहस्थी प्रतीकों को लेकर, उनके प्रतीकों को लेकर आध्यात्मिक संदेश जन जन तक पहुंचाया था दोस्तों, याद रखना है। और ये एक श्लोक याद रखना है, ये किसका? संत सिंगा जी के द्वारा बोला गया था। पेपर में आ सकता है, डायरेक्ट लिख के आ सकता है किसने कहा करके, है ना। तो खेती खेड़ो रे हरि नाम की, जा मां मुक्ति को लाभ, है ना, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है संत सिंगा जी के पदों में कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति देखने को मिलती है दोस्तों। कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है ना। कबीर के समकालीन थे, कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। संत सिंगा जी के साहित्य में संसार के प्रति वैराग्य, सांसारिक नाश्वरता, ईश्वर की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है दोस्तों। निमड़ी संत है, एक निमड़ी संत हुए थे जिनका नाम था निर्गुण धारा के कवि संत सिंगा जी के बारे में राम नारायण उपाध्याय ने कहा था, संत सिंगा जी ना होते तो निमड़ी भाषा इतनी सहीणु नहीं होती जितनी आज है, ऐसा किसने कहा है? राम नारायण उपाध्याय ने कहा है। तो संत सिंगा जी कैसे थे, कौन से? तो संत निर्गुण धारा के कवि थे। कभी पूछा, निर्गुण धारा के कवि संत सिंगा जी। संत सिंगा जी का जन्म याद रखना है, ये बड़वानी के गांव का नाम, और इनकी समाधि भी याद रखना है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, किस क्षेत्र के निवासी थे? निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, याद रखना है, निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। इसके अलावा दोस्तों इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहते हैं, कभी पूछा गया तो। इनको क्या, संत सिंगा जी को निमाड़ का बोलेंगे या के बोल दो, निमाड़ के कबीर भी कहा जाता है इनको, निमाड़ के कबीर कहते हैं, याद रखना है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है संत सिंगा जी से जो मैंने बताया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईसुरी की। ईसुरी है ना, तो ईसुरी से याद रखना है दोस्तों, ईसुरी जो थे ये बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे, बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे, याद रखना है ना। ईसुरी की रचनाएं में ग्राम्य संस्कृति एवं सौंदर्य का वास्तविक चित्रण मिलता है दोस्तों, है ना। ईसुरी की जो रचनाएं हैं उसमें ग्राम्य संस्कृति एवं सौंदर्य का वास्तविक चित्रण मिलता है। तो देखो, ईसुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर के निकट मेंढकी गांव में हुआ था।
ईसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ईसूरी का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर के निकट मेंढकी गांव में हुआ था। कब? 1824 से लेके 1919 तक के रहा है इनका जीवन काल। ईसूरी का पूरा नाम आ सकता है। ईसूरी का पूरा नाम था हरनाथ ईसूरी, हरनाथ ईसूरी अर्जारिया, अर्जारिया, हरनाथ ईसूरी अर्जारिया था इनका वास्तविक नाम या पूरा नाम बोल सकते हैं, है ना। तो हरनाथ ईसूरी अर्जारिया पूरा नाम पता रहना चाहिए अपने को। नेक्स्ट फैक्ट देखो, ईसूरी ने बुंदेली भाषा में प्रेम, विनोद व निश्चलता से परिपूर्ण रचना की दोस्तों, परिपूर्ण रचना की इन्होंने। ईसूरी के लेखन का केंद्र बिंदु उनकी प्रेयसी, उनकी एक प्रेयसी थी रजाऊ, रजाऊ थी दोस्तों, रजाऊ, उनकी प्रेयसी रजाऊ थी, जिन्हें केंद्र में रखकर ईसूरी ने फाग लिखे, है ना। ईसूरी की फागे बुंदेलखंड में इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है। चौकड़िया, उन्होंने चौकड़िया लिखे। कृष्ण भक्ति पर कविताएं लिखी, कृष्ण भक्ति पर कविताएं लिखी, तो ये पता होना इन्होंने क्या क्या लिखे। तो इन्होंने फाग लिखे, चौकड़िया लिखी, कृष्ण भक्ति पर कविताएं लिखी इन्होंने, है ना, ये पता होना अपने को। इसके अलावा ईसूरी को बुंदेलखंड का जयदेव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है बुंदेलखंड का जयदेव किसको कहते हैं? ईसूरी को। ईसूरी जो है गंगाधर व्यास तथा ख्याली राम को बुंदेलखंड साहित्य में वृहत्रयी के शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये पता होना अपने को, ये क्या पता होना? ईसूरी को गंगाधर व्यास तथा ख्याली राम को बुंदेलखंड साहित्य में वृहत्रयी में शामिल किया गया है, वृहत्रयी यानी 3 कवियों में शामिल किया गया है। 3 कवियों में किस किस का नाम आता है ये पता होना अपने को। एक का नाम है ईसूरी का, दूसरा नाम है गंगाधर व्यास का, तीसरा नाम है ख्याली राम, ये तीनों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये पता रहना चाहिए, है ना। तो अपन बोल सकते हैं भरतेंदु युग के लोकप्रिय कवि गंगाधर व्यास के समकालीन थे, है ना। गंगाधर व्यास और ख्याली राम ये सब समकालीन थे, तीनों नाम याद रखना है। इनकी पंक्तियां है, जो तुम बैल बन जाते परे अंगुरियान राते। तो ये वाली चीज को एक बार पढ़ लेना है आपको, याद रखना है। पंक्ति किसकी है करके कभी क्वेश्चन आ गया, व्यापम की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया, या कुछ की एग्जाम में बन गया, हिंदी में बन गया, है ना। तो ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति को एक बार देख लो बस, तो समझ में आ गया। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ईसूरी से दोस्तों, ईसूरी से, है ना। इनकी जो काल्पनिक प्रेमिका का नाम मैंने बताया ना यहाँ पे, ये रजाऊ, है ना, रजाऊ को संबोधित करते हुए कई रचनाएं इन्होंने लिखी थी। तो इतनी चीजें याद रखना है ईसूरी से। ईसूरी की फागे कहाँ गाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र, है ना। बुंदेलखंड के लोकप्रिय कवि थे। नेक्स्ट है जगनिक की बात करते हैं अपन। जगनिक जो है ये महोबा के चंदेल राजा परमार्दी देव के समकालीन, है ना, समकालीन थे दोस्तों, समकालीन थे। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जगनिक का जन्म 1230 में हुआ था, 1230 में हुआ था दोस्तों। जगनिक का जन्म जो है झिझौनिया नायक परिवार में हुआ था, ये पता होना। झिझौतिया भी लिखा है कई जगह, ऐसा लिखा है झिझौतिया परिवार में जन्मे थे, है ना। इनका पूरा नाम जगनिक नायक था, इनका पूरा नाम जगनिक नायक था, इतना याद रखना है। जगनिक कवि के साथ साथ योद्धा भी थे दोस्तों, योद्धा भी थे। जगनिक कलिंजर नरेश जगनिक नरेश परमाल देव के दरबारी कवि थे। किसके? परमाल देव, इसको परमार्दी देव भी बोलते हैं दोस्तों। इसी का नाम चंदेल राजा परमार्दी देव या परमाल देव या परमार्दी देव, परमार्दी देव, है ना, परमार्दी देव के दरबार में थे, याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी रचनाएं में परिमल रासो नाम की एक इनकी रचना है जो इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका? परिमल रासो। उसके अलावा इन्होंने आला खंड लिखे हैं दोस्तों, आला खंड को फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने
संग्रह करवाया तथा मुंशी राम स्वरूप ने इसे हिंदी में अनुवाद किया था। तो हिंदी में अनुवाद मुंशी राम स्वरूप ने किया है और इसका अनुवाद किसने करवाया था? तो ये चार्ल्स इलियट ने इसका अनुवाद करवाया था, ये पता होना है ना। तो आला खंड की रचना जगनिक ने की है, याद रखना है। आला खंड जो है आला उदल का नाम सुने होंगे आपने, उनके ऊपर लिखा गया है दोस्तों, है ना। तो महोबा के शासक आला उदल, महोबा के 2 वीर योद्धा। आगे दोस्तों आला खंड की रचना किसने करी करके पूछेगा, जगनिक ने की। आला खंड जो है आला उदल के ऊपर लिखी गई है ना। तो आला उदल कौन थे? तो आला और उदल बुंदेलखंड के 2 वीर योद्धा थे दोस्तों। ये राजा परमाल के सेनापति थे। परमाल के सेनापति थे, या अपन बोल सकते हैं राजा परमारदिदेव के सेनापति थे। राजा परमारदिदेव के सेनापति थे, है ना, सेनापति थे। चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के थे। ये आला उदल की वीरता बहुत उनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्होंने इस आला खंड की रचना करी थी दोस्तों। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, आला खंड में परिमल देव के 2 सामंतों यानी 2 सेनापति आला और उदल के 52 युद्धों का वर्णन मिलता है ना। 52 युद्धों का वर्णन मिलता है। यह वीर रस देखो, वीर रस है ना, वीर रस में है ये आला खंड। वीर रस से परिपूर्ण कृति है जिसका गायन आल्हेत नामक व्यक्ति द्वारा वर्षा ऋतु के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा? है ना, आल्हेत नामक व्यक्ति द्वारा वर्षा ऋतु के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। आल्हेत नामक व्यक्ति द्वारा वर्षा ऋतु के बुंदेलखंड। आला गायन कहाँ का पूछेगा? बुंदेलखंड का, याद रखना है। ये पंक्ति याद रखना है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जगनिक की, है ना। ये पंक्ति 12 बरस ले कुकर जीबे, है ना, और 13 ले जिए सियार। तो इसको एक बार देख लेना है, ये पंक्ति है ना। ऐसी पंक्ति अभी तक आई तो नहीं है पेपर में, लेकिन एक बार देखा हुआ रहना चाहिए कि किसकी है करके। बात करते हैं नेक्स्ट लोक साहित्यकार की, जिसका नाम है घग। क्या नाम है? घग, है ना। घग कृषि पंडित और व्यवहारिक पुरुष थे दोस्तों। घग जो है ये कृषि पंडित और व्यवहारिक पुरुष थे और कवि भी थे। इनका नाम भारतवर्ष के विशेषतः उत्तर भारत के कृषकों में लिया जाता है। इनका नाम कृषकों में लिया जाता है ना। चाहे बैल खरीदना हो या खेती जोतना हो, बीज बोना हो अथवा फसल काटना हो, घग की कहावतें उनका पथ प्रदर्शन करती है लोगों का। ये कहावतें मौखिक रूप से भारत भर में प्रचलित है दोस्तों। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो पहला फैक्ट, पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार घग अकबर के समकालीन थे, यानी अकबर के टाइम के थे। जब अकबर था उसी टाइम के हैं ये, है ना। घग का जन्म कन्नौज के निकट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कन्नौज के निकट हुआ था, पता रहना चाहिए। घग का मूल नाम देवकली दुबे था दोस्तों, ये पता रहना चाहिए। जो घग है कृषि पंडित, है ना, कृषि पंडित बोल सकते हैं। देवकली दुबे नाम था इनका, देवकली दुबे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने 1931 में घग की रचनाओं का संकलन घग और भंडारी नाम से किया था। घग और भड्डारी नाम से किया था, याद रखना है। घग एक कृषि पंडित थे, क्वेश्चन आता है, याद रखना है आला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घग को कवि न कहकर सूत्रकार कहा है। कवि न कहकर सूत्रकार कहा है। पूछा जा सकता है किसने क्या कहा करके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घग को कवि न कहकर सूत्रकार कहा है, पता रहना चाहिए। घग को मुगल बादशाह अकबर द्वारा चौधरी की उपाधि प्रदान की गई थी, ये पता रहना चाहिए। घग को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा चौधरी की उपाधि प्रदान की गई थी। ये पंक्ति देख लो, उत्तम खेती माध्यम वन, अधम चकारी भीख निदान, है ना। ये किसकी है? ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां घग ने लिखी थी। इसको एक बार देख सकते हैं, अभी तक पूछी तो नहीं गई, लेकिन फिर भी कृषि से रिलेटेड देखो, इसमें हल आ गया है, इसमें खेती आ गया, इसमें वर्षा आ गया, इसमें बादल आ गया। इसी का भी पूछा तो ये घग की है, याद रखना है ना। अब हम कितना टाइम हो गया? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश के लोक गायन डिस्कस करते हैं। लोकगीत, लोक गायन हर लोक संस्कृति के अंतर्गत, काहे कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल देखना ना भूले, इसमें हम लोक गायन, लोकगीत, लोक नृत्य डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।